लास्ट क्लास में हमने एरे की ट्रेवर्सिंग की एल्गोरिथम देख ली थी। अब हम उसके कोड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब कोड को इम्प्लीमेंट करें उससे पहले हम ये सीखते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम एरे पास कैसे करते हैं। ऐसा क्यों करने वाले हैं हम? क्योंकि अब एरे से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे उन सब के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट फंक्शन बनाएंगे। जैसे ट्रेवर्स करना है तो ट्रेवर्स एरे नाम का हमने फंक्शन बना लिया। अगर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एलिमेंट नाम से फंक्शन बना लिए। इसलिए हर काम के लिए क्या करने वाले, सेपरेट फंक्शन बनाने वाले हैं। तो एक बार हम ये सीखते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम एरे कैसे पास करते हैं। ध्यान रखना, जब भी हम किसी फंक्शन को एरे पास करते हैं तो कंप्लीट एरे कभी पास नहीं किया जा सकता। तो करते क्या हम जनरली हम उस एरे का क्या पास करते हैं, बेस एड्रेस पास करते हैं। और एक दूसरा आर्गुमेंट हमें पास करना होता है, उसकी कैपेसिटी पास करनी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम बेस एड्रेस पास करते हैं तो बेस एड्रेस जब किसी फंक्शन को मिल जाता है तो उसके बाद वो पॉइंटर अर्थमेटिक की हेल्प से क्या कर लेता है, पूरे के पूरे एरे को एक्सेस कर लेगा। और कैपेसिटी इसलिए मेंशन की जाएगी कि हमें ये एग्जैक्टली पता तो चले कि हमें पॉइंटर अर्थमेटिक करना कहां तक है या हमें लूप कहां तक चलाना है। अब ऐसा होता क्यों है? सिर्फ बेस एड्रेस पास करने से पूरे के पूरे एरे को हम एक्सेस कैसे कर लेते हैं? तो याद होगा आपको, जब हमने एरे को शुरू किया था तब हमने सीखा था कि जब भी सबस्क्रिप्ट नोटेशन कहीं पर देखने को मिलता है तो इमीडिएटली उसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कैसे, समझो बात को। मान लो आपने एक एरे बना रखा है इस तरीके से, उसकी कैपेसिटी आपने 4 मेंशन की है और डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने वैल्यू असाइन करवा दी। तो इस तरीके का एक एरे बना होगा। इलेवन, 22, 33 एंड 44। मान लो इसका एड्रेस है 1006। तो ये हो जाएगा 10101014 एंड 1018। हमें पता है एरे का नेम अपने आप में कॉन्स्टेंट पॉइंटर होता है और जिसके पास रखा हुआ होता है एरे का बेस एड्रेस। ऐसा सीन बना होगा। अब मान लो कि मुझे इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, printf %d। अगर जीरो पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे ARR ऑफ 0। अगर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे ARR ऑफ 1। अगर सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे %d एंड ARR ऑफ 2। ऐसे ही अगर थर्ड इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे %d एंड ARR ऑफ 3। ध्यान रखना, ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं लिखने वाले हैं, इसकी जगह हम इसको लूप से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अभी हमें ये कंसेप्ट समझना है कि जब हम किसी फंक्शन को एरे पास करते हैं तो बेस एड्रेस पास करने से पूरे एरे को हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो देखो यहां पर कौन सा नोटेशन है, ये सबस्क्रिप्ट नोटेशन। और सबस्क्रिप्ट नोटेशन को इमीडिएटली किस में कन्वर्ट किया जाता है, पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो पॉइंटर नोटेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ठीक है। पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सबसे पहले डी रेफरेंस किया जाता है। डी रेफरेंस के बाद में यहां पर बेस एड्रेस में ऐड किया जाएगा साइज ऑफ डेटा टाइप और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, इंडेक्स। किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इंडेक्स से। तो अगर इस वाले केस की बात करें तो डी रेफरेंस बेस एड्रेस ARR और ARR में क्या रखा हुआ है 1006। तो ये इसका बेस एड्रेस हो गया, प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप इंट टाइप का है तो साइज कितनी रही होगी 4 मल्टीप्लाई बाई इंडेक्स क्या है 0। अगर नेक्स्ट की बात करें तो डी रेफरेंस 1006 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, डी रेफरेंस 1006 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड आखिरी में डी रेफरेंस 1006 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1006 का डी रेफरेंस, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 1010 का डी रेफरेंस, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो डी रेफरेंस ऑफ 1014 का डी रेफरेंस और आखिरी वाले को सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1018 का डी रेफरेंस। इसका मतलब है कि 1006 वाले लोकेशन पे क्या है, 1010 वाले लोकेशन पे क्या है,
14 वाली लोकेशन पे क्या है और 1018 वाली लोकेशन पे क्या है। और यहां से हमने इनको क्या कर लिया, डी रेफरेंस। तो ये कौन सा नोटेशन था, एरे नोटेशन। किस में कन्वर्ट हो गया, ये पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहां ध्यान से देखोगे कि हर बार जो चेंजेस हो रहा है वो सिर्फ यहां चेंजेस हो रहा है, बाकी तो इसमें सब कुछ सेम ही है। हर बार चेंज कहां हो रहा है, यहां पर। और गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये तो क्या है, एरे की इंडेक्स ही तो है। तो अब मान लो कि हमने किसी फंक्शन को एरे पास करना है और एरे पास करते टाइम पे कैसे भी उसको अगर ये बेस एड्रेस मिल जाए और बेस एड्रेस के साथ में ये इंफॉर्मेशन आ जाए कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो क्या सारा का सारा काम हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। यहां से बेस एड्रेस मिल गया और उसके बाद एन में आपने कैपेसिटी में पास की होगी तो वो बोला होगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4। तो जब जैसे ही 4 कैपेसिटी आई, आपको ये आइडिया हो गया कि हमें इस एरे को जब लूप चलाएंगे तो 0 से लेकर कहां तक चलाना है, 3 तक चलाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम किसी फंक्शन को एरे पास करते हैं तो एरे पास करते टाइम पे हमें केवल और केवल क्या पास करना होता है, उसका बेस एड्रेस पास करना होता है और दूसरा आर्गुमेंट हमें ये पास करना होता है कि उस एरे की कैपेसिटी कितनी है। अब पास करते टाइम पे दो चीजें पास करेंगे, पहला बेस एड्रेस और दूसरा उसकी कैपेसिटी। अब ध्यान रखना, एरे भले ही किसी भी टाइप का हो, कैपेसिटी आर ऑलवेज इंट। जो उसकी कैपेसिटी होगी वो हमेशा कैसी होगी, इंटीजर होगी। अरे भले ही आपका एरे किसी भी टाइप का रहा हो, वो इंट टाइप का रहा हो, कैरेट टाइप का रहा हो, फ्लोट टाइप का रहा हो, डबल टाइप का रहा हो या इवन कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप का भी रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो कैपेसिटी वो हमेशा कैसी रहेगी, इंट टाइप की ही रहेगी। तो जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, एक इंट टाइप की वैल्यू, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी होगी। और जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो उसका बेस एड्रेस होगा। और जब हम उसका बेस एड्रेस पास करेंगे तो बेस एड्रेस पास करते टाइम पे हम इसको रिसीव करने के लिए क्या कर देंगे, वहां पर पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि पास क्या कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। तो एड्रेस पास करें तो रिसीव करने के लिए क्या चाहिए, हमें पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। अब पॉइंटर किस टाइप का बनाएंगे वो इस बात से डिसाइड होगा कि यहां से जो एड्रेस जा रहा है वो किस टाइप का जा रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 1006 है ये किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, ये इस ब्लॉक का एड्रेस है और इस ब्लॉक में डेटा कैसा रखा हुआ है, इंट टाइप का। तो ये जो ब्लॉक का एड्रेस है 1006, ये किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, आपका जवाब होगा इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है। और ये कहां से इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, हमें एरे के डिक्लेरेशन से हमें पता चल जाती है कि ये जो एड्रेस है वो किस टाइप के ब्लॉक का है। तो जो पहला एड्रेस है इसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिएगा, हमें पॉइंटर टू इंट चाहिएगा। क्या चाहिएगा हमें, पॉइंटर टू इंट। और पॉइंटर टू इंट मतलब इंट एस्ट्रिक और दूसरा आर्ग्यूमेंट इंट। अगर मान लो ये फ्लोट टाइप का एरे होता तो पहला क्या हो जाता, फ्लोट एस्ट्रिक और दूसरा इंट। अगर मान लो ये डबल टाइप का होता तो हम लिख देते डबल एस्ट्रिक और दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट इंट। इंट में हमेशा यहाँ दूसरा आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे, कैपेसिटी, और पहले आर्ग्यूमेंट में आपका एरे का जो टाइप है उस टाइप का यहाँ पर पॉइंटर बना देंगे। अब इसका कोड लिखते हैं। तो कोड लिखने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं ट्रेवर्स एरे। फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो उसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड रख लिया, फंक्शन का नाम हमने रख लिया ट्रेवर्स एरे। और ट्रेवर्स एरे फंक्शन को हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, पहला इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस और दूसरा इंट टाइप की वैल्यू। मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन में हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया है ARR, और मान लो उसके साइज मेंशन कर दी 20, और यहाँ पर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है कैपेसिटी के नाम से, और इंडेक्स के लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने i। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। कंफ्यूजन ये कि आपने यहाँ पर एक एरे बनाया है जिसका नाम ARR रखा है, कैपेसिटी यहाँ पर आपने साइज कैपेसिटी कितनी मेंशन की है 20, और उसके बाद आपने कैपेसिटी नाम का वेरिएबल और बनाया है, ठीक है। तो जब कैपेसिटी नाम का वेरिएबल बनाया है तो कैपेसिटी नाम के वेरिएबल में आप यूजर से इनपुट करवाओगे, और जब यूजर से इनपुट करवाओगे तो कैपेसिटी तो आपने पहले मेंशन कर दी कि कितने साइज का एरे बना दो हमारे लिए, 20 साइज का एरे बना दो। तो ध्यान रखना अभी तक हमने डीएमए वाले कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है, जहां पर हम ये यूजर हमें बोले कि इतने साइज का एरे दो और उसके बाद हम वो एरे बना के दे। फिलहाल हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमने एक एरे बनाया है जिसकी साइज क्या ले ली 20, इसका मतलब है
एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक बना होगा, कितने बाइट का, 80 बाइट का, कितने बाइट का, 80 बाइट का एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक बना होगा, और जिसकी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक रही होगी, फ्रॉम 0 to 90 तक उसकी इंडेक्स रही होगी। अब अगला जो हम लेंगे वो यूजर से कैपेसिटी इनपुट करवाएंगे, और मान लो यूजर ने कैपेसिटी दे दी 5। अब टोटल रिजर्वेशन आपने कितने ब्लॉक के लिए करवाया था, 20 ब्लॉक के लिए। 20 ब्लॉक का मतलब 20 एलिमेंट के लिए, किसके लिए, 20 एलिमेंट के लिए। और आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 5 एलिमेंट को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो हो क्या रहा है, इस केस में आपके 15 जो एलिमेंट का मेमोरी स्पेस है वो क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। फिलहाल हम इसको रोक भी नहीं सकते क्योंकि हमें डीएमए वाले कंसेप्ट का पता नहीं है, तो फिलहाल इस मेमोरी को वेस्टेज होने देते हैं। और जैसे ही हम एक बार डीएमए वाले कंसेप्ट को देख लेंगे तो उसके बाद फिर हम 20 साइज का ब्लॉक नहीं बनाएंगे, 20 एलिमेंट के लिए हम मेमोरी ब्लॉक नहीं बनाएंगे। जितना यूजर कैपेसिटी में देगा, ठीक है, उतने साइज का एरे हम क्या करवा लेंगे, डायनेमिकली अलॉट करवा लेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि 20 और फिर कैपेसिटी और इनपुट करवा रहे हैं। अब मान लो कैपेसिटी में यूजर ने इनपुट कर दिया 25, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपने एरे कितने साइज का बनाया है, 20 साइज का। तो जब एरे ही पहले 20 साइज का बनाया है तो आप 25 कैसे यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कुछ अजम्पशन लिए हमने कि यूजर जो भी वैल्यू देगा कैपेसिटी की वो 20 या 20 से कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो यहां पर हमने मैसेज दिया है एंटर एरे कैपेसिटी। स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड की, इंट टाइप की वैल्यू है %d एंड एड्रेस ऑफ कैपेसिटी। उसके बाद हमने एक और मैसेज दिया printf एंटर %d एरे एलिमेंट्स। %d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी हमने, कैपेसिटी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। कुछ नहीं, बस सामने वाले को पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन रही कि मान लो कैपेसिटी में वैल्यू यूजर ने 6 दी है तो मैसेज आएगा एंटर 6 एरे एलिमेंट्स। उसके बाद जितनी भी वैल्यू है वो लूप की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, उनको रीड कर लेंगे। तो हमने लूप चलाया, आई असाइन 0, आई लेस देन कैपेसिटी एंड आई प्लस प्लस। अब चूंकि लूप के रेस्पेक्ट में हमें एक ही स्टेटमेंट चलाना है, और जब किसी लूप के कंटेक्स्ट में हमें एक स्टेटमेंट चलाना होता है तो उस केस में हमें कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट है, वो चाहे सिलेक्शन स्टेटमेंट हो, वो चाहे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हो, उनका जो डिफॉल्ट स्कोप होता है वो सिंगल लाइन होता है। तो यहाँ पर स्कैनफ %d एंड जो वैल्यू जाए वो कहाँ चली जाए, एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 8th पोजिशन पे आपका डेटा चला जाए। अब ध्यान रखना एक बात, यहाँ पर आपने लिखा है एड्रेस ऑफ ARR ऑफ आई, आप चाहो तो इसकी जगह ARR प्लस आई भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, दोनों के मायने एक ही। ध्यान रखना डी रेफरेंस मत लगा देना, डी रेफरेंस कहाँ लगाएंगे, ट्रेवर्स करते टाइम पे। लेकिन अगर आप इनिशियलाइजेशन के टाइम पे एड्रेस ऑफ ARR ऑफ आई लिखते हो तो इसका मतलब ARR प्लस आई, और आप पैरेंथेसिस में लिख दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद डेटा हमारे पास आ गया है, अब हमें एरे को ट्रेवर्स करवाना है, एलिमेंट को विजिट करना है, और एलिमेंट को ट्रेवर्स करवाने का और विजिट करवाने का काम तो किसका है, ट्रेवर्स एरे फंक्शन का। तो हम कॉल कर देते हैं किसको, ट्रेवर्स एरे फंक्शन को कॉल कर दिया। और ट्रेवर्स एरे फंक्शन को कॉल करते टाइम पे 2 आर्गुमेंट पास करने, पहला इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस, मानी एरे का बेस एड्रेस, और एरे का बेस एड्रेस तो किस में रखा हुआ होता है, एरे के नेम में, और दूसरा उसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी है किस में रखी हुई है, कैपेसिटी नाम के वेरिएबल में रखी हुई है। अब यहाँ पर आपने एरे का नेम लिखा, आप चाहो तो इसकी जगह एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है कि 0 जो मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस या एरे का नाम आप मेंशन कर दीजिए, दोनों के मायने एक ही है, क्योंकि यहां से भी बेस एड्रेस मिलेगा और यहां से भी आपको बेस एड्रेस मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, ट्रेवर्स एरे फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसे। तो यहां पर हमने ट्रेवर्स एरे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, ट्रेवर्स एरे, और पहला इंट टाइप का आपको
पॉइंटर टू इंट बनाना है तो आपने लिखा इंट एस्ट्रिक ARR और दूसरा आपने यहाँ पर कैपेसिटी के लिए मान लो n यहाँ पर बना दिया। फिर आपको कुछ काउंटर वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब आप इसको चाहो तो या तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, या जैसा आप एल्गोरिथम में लिख के आए हो लोअर बाउंड अपर बाउंड, आप इस नोटेशन का भी आप यूज कर सकते हो। तो एक बार के लिए हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल बना लिए लोअर बाउंड, एक हमने बना लिया अपर बाउंड। अब लोअर बाउंड को डिक्लेरेशन के टाइम पे हम वैल्यू दे देते हैं 0, अपर बाउंड को हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू दे दी है n, और उसके बाद एक काउंटर वेरिएबल बनाया हमने k। फिर लूप चलाया, k की वैल्यू लोअर बाउंड कब तक चलना है, जब तक k में रखा हुआ कंटेंट, सॉरी यहाँ n नहीं n-1। फिर k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या रहे अपर बाउंड, और हर बार k की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए। और फिर आपने यहाँ पर printf %d, थोड़ा सा गैप आए इसके लिए \t, और फिर आपने लिखा होगा ARR ऑफ kth पोजीशन के एलिमेंट को आपने प्रिंट करवा लिया। जो चाहिए था वो काम हो गया है। अब एक बार हम इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, जिससे अपने को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कोड एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। देखो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। जब मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो जितने भी लोकल वेरिएबल है उन सबको मेमोरी मिलेगी। अब जब मेमोरी मिलेगी तो सबसे पहले एक इंट टाइप का एरे बनेगा जिसकी कैपेसिटी कितनी है 20, मतलब 80 बाइट का ब्लॉक बना होगा। ध्यान रखना ये जितना भी काम हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, आपका मेन फंक्शन के लिए। ठीक है, ये जो मेमोरी मिल रही है वो मेन फंक्शन के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एरे बना, 80 बाइट का मेमोरी ब्लॉक है, और ये 80 बाइट का मेमोरी ब्लॉक 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसकी इंडेक्स रही होगी 0 से लेके 19 तक। मान लो इसका एड्रेस है 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, इस तरीके से एड्रेस है। अब हमें ये भी पता है कि जो एरे का नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है कांस्टेंट पॉइंटर, और उसके पास क्या रखा हुआ होता है एरे का बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या है यहाँ पर 100, तो इसमें 100 चला गया होगा। उसके बाद आपने एक और वेरिएबल बनाया यहाँ पर कैपेसिटी, और फिर एक और वेरिएबल बनाया आपने यहाँ पर आई। मैसेज आया होगा एंटर एरे कैपेसिटी, और जो भी कैपेसिटी आप एंटर करोगे वो कैपेसिटी नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। तो मान लो आपने कैपेसिटी एंटर की है 5। अब देखो आपने जो एरे बनाया था वो 20 ब्लॉक के लिए बनाया था, यूज कितने करने वाले हो 5, इसका मतलब 0 से लेके 4th इंडेक्स पोजीशन तक। कहां से 0 से लेके 4th इंडेक्स पोजीशन तक, यहीं तक का एरे आप क्या करने वाले हो यूज करने वाले हो। और आपकी नजर में फिलहाल आप यूं मान लो कि ये वाला एरे है ही नहीं। ऑफ कोर्स 15 एलिमेंट का जो मेमोरी है वो वेस्टेज हो रहा है, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कैपेसिटी में क्या आ गया 5, उसके बाद लूप चला होगा और 5 वैल्यू रीड की होगी, और 0 से लेके 4th इंडेक्स पोजीशन तक उस वैल्यू को पहुंचा दिया गया होगा। जैसे मान लो 10, 20, 30, 40 एंड 50। उसके बाद आपने ट्रेवर्स एरे फंक्शन को कॉल किया, और ट्रेवर्स एरे फंक्शन को कॉल करते टाइम पे आपने पहले ARR और उसके बाद कैपेसिटी। अब ARR में क्या रखा हुआ है 100, क्या रखा हुआ है 100, और कैपेसिटी में क्या रखा हुआ है 5। अब 100 क्या है एड्रेस, 100 क्या है एड्रेस, 5 क्या है यहाँ पर वैल्यू। अब ये एड्रेस है वो किस टाइप के ब्लॉक का है, इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, तो उसको होल्ड करने के लिए भी क्या चाहिए पॉइंटर टू इंट। अब ये इंट टाइप की वैल्यू है तो क्या चाहिए इंट टाइप का ऑर्डिनरी ब्लॉक। तो सीधा कंट्रोल कहाँ आएगा, क्योंकि ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, और जब कॉलिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो इमीडिएटली कंट्रोल कहाँ जाता है कोल्ड फंक्शन के पास जाता है। कोल्ड फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जो इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करेगा, और उसका नाम है ARR। अब देखो ये वाला ARR यहां पर जो ARR बना है, ये वाला ARR और ये वाला ARR सेम है या अलग अलग, तो आपका जवाब होगा अलग अलग है। ये वाला ARR किसके लिए है मैन के लिए, ये वाला ARR किसके लिए है ट्रेवर्स एरे के लिए। ये वाला जो ARR है वो एरे का नेम है, ये वाला जो ARR है वो पॉइंटर टू इंट है, मतलब वो इंट टाइप का पॉइंटर बना है उसका ये नेम है।
और उसमें क्या गया होगा 100। अब जैसे किसी पॉइंटर के पास एड्रेस जाता है वो उसी टाइम पे उस मेमोरी ब्लॉक को क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इस ERR का अपना एड्रेस है, मान लेते हैं कि इसका एड्रेस रहा होगा 200, इसका एड्रेस क्या है 200। फिर यहाँ पर एक n वेरिएबल भी बना है और उस n में क्या है 5। फिर कुछ और वेरिएबल बने हैं, लोअर बाउंड उसमें वैल्यू 0 है, अपर बाउंड में 4 आ जाएगा, फिर k है, k को फिर 0 आ जाएगा। लूप चल रहा है कब तक, जब तक k की वैल्यू छोटी या बराबर नहीं आ जाती किसके, अपर बाउंड के। हर बार k की वैल्यू को 1 से बढ़ा रहे और यहाँ से हमने उसको प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट लिखा है। अब चूंकि ये वाले दोनों अलग अलग है, तो जैसे ही यहाँ से इस फंक्शन का टर्मिनेशन होगा, एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा, उसी टाइम पे ट्रेवर्स एरे फंक्शन को मिली हुई मेमोरी क्या करती जाएगी, रिलीज। तो ये वाला ARR तो ये वाला n मेमोरी से क्या हो जाएगा, रिलीज। वापस से कंट्रोल कहाँ आएगा, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास। और जैसे ही मेन फंक्शन का क्या होगा, एंड ब्रेसेस एनकाउंटर होगा, उसी टाइम पे मेन फंक्शन को मिली हुई मेमोरी भी क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो कि यहाँ पर प्रिंटफ जैसे फंक्शन का यूज हमने किया है, और प्रिंटफ जैसे फंक्शन का डिक्लेरेशन कौन सी हेडर फाइल में बैठा होता है, या उनका प्रोटोटाइप कौन सी हेडर फाइल में बैठा होता है, तो वो हेडर फाइल होती है stdio.h। तो जब भी आप इस कोड को इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करने से पहले आप stdio.h को इंक्लूड कर लेना। हालांकि जब आप इसको .c से सेव करके चलाओगे तो उस केस में तो एरर तो नहीं आएगी, क्योंकि C के अंदर जो फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है वो रिकमेंडेड होता है, कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप नहीं करोगे कंपाइलर खुद ब खुद कर देता है। हाँ, अगर इसी को आप .cpp एक्सटेंशन के साथ चलाओगे फिर पॉसिबल नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, stdio.h को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि C++ के अंदर लिखा हुआ है कि फंक्शन मस्ट बी प्रोटोटाइप। इसका मतलब है कि फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आपने अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है तो ऑफकोर्स आपने लिखा है। अगर आप किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज कर रहे हो तो उसका प्रोटोटाइप कहाँ बैठा होता है, हेडर फाइल में बैठा होता है, तो उसको आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। लेकिन आप .c के साथ चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन रिकमेंडेशन यही होता है हमेशा कि आपको हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो आप अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। बाकी कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइएगा।